आगे देखते हैं बीजों का जैविक महत्व। बीज हमारे लाइफ में किस किस टाइप का काम आता है, मनुष्यों की लाइफ में या फिर अन्य जंतुओं की लाइफ में देखते हैं। तो पहला क्या है, हमारा बीजों का उपयोग हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, जिसमें विटामिन्स प्रोटीन्स प्रचुर मात्रा में होती है, जो हमारे बॉडी को सारी चीज़ें जिनकी ज़रूरत होती है, जिनकी आवश्यकता होती है, वो सारी चीज़ें हमको प्रदान करती है। कौन? बीज। ये इनको हम लोग अनाजों के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे गेहूँ, चना, मक्का, जौ, बाजरा आदि, है ना। और क्या होता है, बीजों से क्या होता है, अनेक रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, अनेक रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। उससे क्या होते हैं, कहीं पे पौधों का क्या बोलते हैं, दवाइयों का निर्माण होता है इससे। तीसरा चीज़ की बीजों से खाद्य तेल का निर्माण होता है, जिसका उपयोग भी हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं, खाना खाने के लिए उसमें आवश्यकता अनुसार यूज़ करते हैं। बीजों का उपयोग, सबसे मुख्य उपयोग जो होता है, वो जैविक महत्व क्या होता है उसका, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है कि अगर अब बीज होंगे ही नहीं तो हम लोग नए पादप कहाँ से प्राप्त करेंगे, नए पादपों में वृद्धि और विकास की कैसे होगा। इसलिए बीजों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो बीजों का सबसे मुख्य पॉइंट ये है कि बीजों का उपयोग पादपों में वृद्धि विकास, उनके वंशाक्रम को चलाने के लिए किया जाता है। दूसरा है कि खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग किया जाता है उनका, और खाद्य तेलों के रूप में भी शरीर को आवश्यकता अनुसार प्रोटीन्स, विटामिन्स और अनेक प्रकार के खनिज लवण जो होते हैं वो प्रदान करने के लिए उपयोग होते हैं। ठीक है। फल का विकास एवं संरचना। फलों का विकास और संरचना कैसे होता है देखते हैं। फल दो प्रकार के होते हैं, फॉल्स फ्रूट बोल सकते हैं इसको, और एक ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं। ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, सत्य फल और असत्य फल। तो सत्य फल क्या होता है, जिसमें क्या पाया जाता है, देखो अगर एक आम का फल देखते हैं तो उसमें कौन कौन सी संरचना होती है। बीच में क्या होता है, गुठली होता है, आपको पता है कि गुठली होता है, फिर गुठली के ऊपर में एक छिलका होता है। जब आप प्री मैच्योर, मतलब जो कच्चा टाइप का आम होता है ना, आप लोग कच्ची कैरी देखते हैं, उसमें क्या होता है, उस कैरी को देख के खोल के देखेंगे तो बीच में क्या होता है, गुठली होता है। गुठली के ऊपर भी छिलका होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सीड कोड बोलते हैं। ठीक है। सीड का आवरण बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद सीड कोड के ऊपर जो रेशा-नुमा संरचना होता है, अभी भी आप लोग आम देख रहे होंगे, उसमें क्या होगा, रेशा-नुमा संरचना होता है गुठली के ऊपर में, इसको क्या बोलते हैं, एंडोकार्प बोलते हैं। ठीक है। फिर जो गूदेदार संरचना होता है, जो गूदा टाइप का संरचना होता है, मोटा होता है जिसका लेयर, उसको बोलते हैं मीसोकार्प। फिर जो छिलका होता है उसको बोलते हैं एपिकार्प। ठीक है। ये क्या होता है, ये मैंगो का एलएस डायग्राम है। क्लियर। उसके बाद अगर देखेंगे कि एप्पल देखते हैं तो इसमें क्या पाया जाता है, बीच में 4 सीड होते हैं। ठीक है। उसके ऊपर क्या होता है, सीड के ऊपर क्या होता है, देखो यहाँ नीचे ऐसा घुसा हुआ संरचना होता है काले कलर का, उसको क्या बोलते हैं, रिमेन्स ऑफ कैलिक्स बोलते हैं। ये क्या होता है, जो कैलिक्स होता है ना, वो उससे जुड़ा हुआ होता है, इसलिए क्या होता है, इसको रिमेन्स ऑफ कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है। फिर जो गूदेदार संरचना होता है, सफ़ेद कलर का जो संरचना होता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लैसी थैलेमस बोलते हैं। ये क्या होता है, थैलेमस, जो कैलिक्स के ऊपर थैलेमस जो जुड़ा होता है ना, वो इसमें आ जाता है फल में। ठीक है। और ये जो क्या बोलते हैं, आपका जो बीज होता है, बीज के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जो थोड़ा कड़ा होता है, भूरे कलर का, उसको बोलते हैं पेरिकार्प। तो सत्य फल्स और असत्य फल्स क्या होता है, जिसमें एपिकार्प प्रेजेंट होते हैं। बीज और जो गुठली होता है वो बड़ा होता है, और बीजों में सीड कोट पाया जाता है, मतलब बीज अध्यावरण पाया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। और जिसको बोलते हैं, जिसमें नहीं उपस्थित होता है, जिसमें नहीं प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। ओके। देन अब देखते हैं फलों का जैविक महत्व। पहले देखा था हम लोगों ने बीजों का महत्व, अब देखते हैं फलों का महत्व। तो आपको पता है कि आप लोग तो सारे बच्चे क्या करते हैं, सारे लोगों को, सारे मनुष्यों को फलों और बीजों का आर्थिक महत्व, जैविक महत्व, सारी चीज़ें पता है। लेकिन हम लोग, अगर हमारे बुक में दिया हुआ है तो हम लोग एक बार देखते हैं कि इसमें और नया क्या चीज़ दिया हुआ है। तो पहला है, देखो फल के अंदर जो होता है विकसित हो रहे बीज, जो भविष्य के पौधों का यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है। फल जो होता है ना, फल वो क्या होता है, बीज, उसके हम लोग देखना, आप कोई भी फल उठा के देखोगे तो बीज बीच में होता है और उसके ऊपर में पूरा फल होता है। तो जो फल होता है ना, वो क्या करता है, बीजों को सुरक्षा प्रदान करता है कि वो मैच्योर हो और नए पादप में वृद्धि और विकास कर सके। ठीक है। फिर दूसरा, यह बीज को वातावरण में होने वाले प्रतिकूल परिवर्तनों से बचाता है। यदि प्रतिकूल वातावरण आता है, जब फल लगा हुआ है पेड़ में, ठीक है,
तो क्या होगा, जब प्रतिकूल वातावरण आएगा, प्रतिकूल वातावरण आता है तो जो फल होता है ना, अगर किसी को नुकसान होगा तो पहले किसको नुकसान होगा? अगर आप देखते हो आप घर के अंदर में हो और पानी गिर रहा है या फिर कुछ आंधी तूफान आ रहा है, तो पहले किसको नुकसान होगा? पहले घर के बाहरी आवरण को नुकसान होगा ना। अगर बहुत ही ज़्यादा तेज होगा तब आपको नुकसान होगा। वैसे ही क्या होता है, जो फल होता है ना वो बीज को घर के जैसे सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब क्या होता है, जब अगर कोई भी प्रतिकूल वातावरण आता है, कोई आंधी तूफान, तेज बारिश या फिर गर्मी जो होता है या फिर अलग अलग चीज़ें जो होती है, जितने भी प्रतिकूल वातावरण होंगे उसमें क्या होगा, अगर वो जो भी उसका वातावरण में आएगा तो क्या होगा, पहले फल को नुकसान करेगा, उसके बाद बीज को नुकसान करता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि जो फल होते हैं वो बीजों को वातावरण से बचाते हैं। कच्चे फलों में सुगंध कभी कभी कड़वा अथवा तीखा होता है, अतः जानकर इससे दूर भागते। कच्चे फल क्या होते हैं, कच्चे देखो मैच्योर जो फल होते हैं वो मीठे होते हैं, मतलब अपने अपने स्वादानुसार होते हैं, मीठे होते हैं, खट्टे होते हैं। लेकिन जो कच्चा फल होता है वो कड़वा होता है या फिर गंधहीन होता है, मतलब उसमें से स्मेल लेस होता है, उसमें स्मेल नहीं आता, उसमें खुशबू नहीं आती है, जिससे लोग उससे दूर भागते हैं, जिससे जो जंतु जगत होता है वो क्या होता है, उससे दूर भागता है, जिससे क्या होता है, बीजों को सुरक्षा मिलता है। फिर क्या होता है, कच्चे फलों का आवरण हरा होता है या प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करता है। आप लोग देखना कि जितने भी फल होते हैं वो पहले कच्चे होते हैं, जैसे सीताफल देखना, ठीक है, आप मैंगो देख लेना, आम, और क्या बोलते हैं आप जामुन देख लेना, आप केला देख लेना। ये सब सारे जो फल होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्व में ग्रीन कलर के होते हैं। उनके जो लेयर जो एपिडर्मिस होता है, एपिकार्प जो होता है, वो आवरण बोल सकते हैं जिसको हम लोग, वो क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, हरे कलर का होता है। और हरा कलर में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर सकता है। क्लियर। पकने के बाद फल मीठा, रंगीन तथा सुगंधित हो जाता है, इससे मनुष्य एवं जानवर इसकी ओर आकर्षित होते हैं। इससे क्या होता है, जब फल मैच्योर हो जाता है तो भी वो बहुत अलग अलग कलर में रंगीन हो जाता है, मतलब जैसे आम पीला हो जाता है, सेब जो होता है वो लाल हो जाता है, आपका क्या बोलते हैं केला जो होता है वो पीला कलर का हो जाता है, जामुन काले लाल कलर का हो जाता है। तो ये क्या होता है, और उसके बाद उसमें अलग अलग टाइप के स्मेल आने शुरू हो जाते हैं ना, तो वो क्या होता है, खुशबू आना शुरू हो जाता है, जिससे जो जंतु जगत है उसकी तरफ आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है और उसको खाता है। उसके बाद जो प्री मैच्योर बीज होता है उसको कहीं पे भी वो डाल देता है, जिससे वो पादप नए पादप में वृद्धि कर लेता है। क्लियर। आगे देखते हैं पौधों में प्रजनन की विशिष्ट विधियाँ। पौधों के प्रजनन की विधियाँ तो पढ़े, अब कुछ विशिष्ट विधियाँ हैं उसको देखते हैं। जैसे वर्धी, अलैंगिक, लैंगिक विधियों के अलावा भी कुछ विधि हैं। हम लोगों ने वर्धी प्रजनन पढ़ा, लैंगिक प्रजनन पढ़ा, अलैंगिक प्रजनन पढ़ा। अब उसके अलावा भी कुछ विशिष्ट विधियाँ यहाँ पे बताई गई है आपके पाठ्य पुस्तक में, तो उसके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होता है, अपनी जो पादप होते हैं वो अपनी संख्या में कैसे और वृद्धि कर सकते हैं। देखते हैं कौन कौन सा है। असंजनन, ठीक है, जिसको बोलते हैं एपोमिक्सिस, जो जीके मिक्सिस मैरिज, वह प्रजनन की विधि है जिसमें निषेचन के बिना निषेचन के एक भ्रूण का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है जिससे क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। लेकिन असंजनन जो है उसमें क्या होता है, बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ये कैसे हो सकता है देखते हैं। अपयुग्मक या एपोगेमी, इस विधि में भ्रूण का विकास अंडकोश को छोड़कर युग्मोद्भिद की किसी भी कोशिका से होता है। क्या बोलता है, ये अंडकोश जो होता है, हमारा जो भ्रूण होता है लैंगिक जनन में, वो निषेचन के पश्चात अंडकोश में होता है उसका विकास। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अंडकोश को छोड़कर जो युग्मोद्भिद की जो भी कोशिकाएं होती है उसमें किसी एक कोशिका से हो जाता है। इस प्रकार से उत्पन्न भ्रूण में बीजाणुद्भिद के रूप में वृद्धि करता है। ठीक है, इस प्रकार का जो उत्पन्न भ्रूण जो होता है ना, इस प्रकार से उत्पन्न भ्रूण जो होता है वो क्या करता है, बीजाणुद्भिद के रूप में वृद्धि करता है। क्लियर। अब देखते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। ये क्या बोल रहा है, कभी कभी कुछ पादपों का भ्रूण जो होता है वो सीधे बीजांड काय या अथवा अध्यावरण की कोशिकाओं से उत्पन्न होता है, तब इसे अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। नींबू में इस विधि द्वारा प्राकृतिक रूप से प्रजनन होता है। ये क्या होता है, प्राकृतिक रूप मतलब नेचुरल होता है ना, ये कृत्रिम नहीं होता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ अपस्थानिक भ्रूणता, ये बोलता है कि जो कुछ पादप होते हैं उसमें सीधे बीजांड काय से या उसके अध्यावरण कोशिकाओं से उत्पन्न होता है जो भ्रूण होता है, इसको बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। तीसरा है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन को क्या बोल सकते हैं,
प्रजनन की वह विधि है जिसमें क्या होता है, अंड जो होता है वो मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण तथा नए पादपों में विकसित हो जाता है। सिर्फ फीमेल गैमेट ना, मादा युग्मक जो होता है वो क्या होता है, नए पौधों में विकसित हो जाता है। इसमें क्या होता है, अनिषेक जनन के लिए पराग कण का होना आवश्यक है। निषेचन की क्रिया नहीं होती है, सिर्फ मादा गैमेट क्या कर लेते हैं, नए पादपों में विकसित हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि पराग कण का होना अनिवार्य है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, जो उत्तेजना का कार्य करते हैं। ठीक, उत्तेजना मतलब क्या, एक्साइटमेंट होगा तभी तो परागकण के लिए एक्साइटमेंट होगा, तो बिना क्या बोलते हैं, बिना निषेचन किए ही मादा जो फीमेल गैमेट है वो क्या करते हैं, नए पादपों में विकास कर लेते हैं। यह किसमें किसमें होता है, यूलोब्रिक्स, स्पाइरोगायरा तथा सोलेनेसी और कंपोजिटिकुल के जो कुछ कुछ पादप होते हैं उनमें उन जातियों, कुछ कुछ जातियों में ये इस टाइप का जनन देखा गया है। इसमें प्रजनन में बने पौधे जो होते हैं वो सामान्यतः छोटे और बंद होते हैं। बंद होते हैं मतलब क्या होता है, उसमें फर्टिलिटी नहीं होती है। कभी कभी कुछ पौधों में बगैर निषेचन के अंडाशय के समान फलों के रूप में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। इस प्रकार फल के निर्माण को अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे केला, सेब, अंगूर, नाशपाती, पपीता, अमरूद आदि में प्राकृतिक रूप से अनिषेक फलन पाया जाता है। अनिषेक जनन क्या बोलता है कि जो मादा युग्मक है, मादा युग्मक वो क्या होता है, बिना निषेचन के भ्रूण के रूप में विकसित हो जाता है। लेकिन इसमें पराग कणों का होना आवश्यक है। इसमें जो पराग कण होते हैं वो एक्साइटमेंट के लिए उत्तेजना का कार्य करते हैं। यह कौन कौन भी जातियों में पाया जाता है, यूलोब्रिक्स, कंपोजिटी, सोलेनेसी, स्पाइरोगायरा जातियों में, कुछ कुछ जातियों में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार प्रजनन से बने जो पौधे होते हैं वो छोटे होते हैं और क्या होते हैं, बंद होते हैं। इनमें फर्टिलिटी नहीं पाई जाती है। उसके बाद बोल रहा है कि बगैर निषेचन के अंडाशय के समान, अगर निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो जो अंडाशय होता है उसके समान क्या होता है, फल के रूप में, सामान्य फल के रूप में अंडाशय जो होता है वो सामान्य फल के रूप में विकसित हो जाता है। इस प्रकार के फल निर्माण को क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन बोलते हैं। जैसे केला, सेब, नाशपाती, पपीता, अमरूद आदि में प्राकृतिक रूप से अनिषेक फलन होता है, जिसमें क्या होता है, इन सारे फलों में जो अंडाशय होता है वो बाद में फल के रूप में विकसित हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, द्विगुणित बीजाणुता, इसको बोलते हैं डायपोलोसोरी। इस प्रजनन के विधि में द्विगुणित भ्रूणपोष महाबीजाणु मातृकोशिका मेगास्पोर्स से बगैर अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूण का निर्माण हो जाता है। जो मेगास्पोर होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, हम लोग को पहले ही पता है। लेकिन यहाँ पे बोलता है कि इस विधि में 2 एंड भ्रूणपोष होता है, डिप्लॉयड भ्रूणपोष होता है। वो क्या करता है, उसका मेगास्पोर जो होता है वो बीटा अर्धसूत्री विभाजन किए भ्रूण का निर्माण कर देता है। इसका उदाहरण है एरिबा टोमेंटोसा। ठीक है, अब बीजाणुता, जब द्विगुणित बीजांडकाय या किसी अन्य कोशिका से 2n बीजांडकाय जो न्यूक्लियस होता है वो 2n होता है। ठीक है, या किसी अन्य कोशिका से द्विगुणित भ्रूणपोष उत्पन्न होता है, 2n भ्रूणपोष उत्पन्न हो जाता है, तो इसे अब बीजाणुता कहते हैं। जैसे संतरा और आम में यह प्रजनन पाया जाता है। कौन सा प्रजनन पाया जाता है, अब बीजाणुता। इसमें क्या होता है कि जो 2n न्यूक्लियस होता है उसके अन्य कोशिकाओं से द्विगुणित भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। आप देखते हैं बहुभ्रूणता, बोलो एम्ब्रॉय। ठीक है, एम्ब्रॉय, जब एक ही बीज से क्या होता है, एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता। इस प्रजनन की दशा को बहुभ्रूणता कहते हैं। यह किस में पाया जाता है, नींबू की कुछ जातियों में पाया जाता है। कॉनिफर्स की कई जातियों में भी यह पाया जाता है, क्योंकि इनके बीजांडों में कई स्त्री धानियाँ होती है। ठीक है, जो बीजांड होता है ना उसमें अलग अलग कोष्ठ में अलग अलग स्त्री धानियाँ पाई जाती है। ये क्या होता है, निकोटीना टियाना में बहुभ्रूणता की बाह्य त्वचा के मुकुलन के कारण पैदा होती है। और कौन कौन से पौधों में पाया जाता है, धान व गेहूं में भी पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, एक अंड में बहुत सारे स्त्री धानियाँ होती हैं, बीजाणु धानियाँ होती है, भ्रूण कोष होते हैं। सभी जो होते हैं वो अंड निषेचित हो जाए तो जायगोट विभाजित हो जाता है। सारे जो अंड होते हैं, जैसे ये अंड है, ये अंड है, ये अंड है, तो सारे अंड निषेचित हो जाते हैं, तो इसमें जो जायगोट होता है विभाजित हो जाता है, तभी इस बहुभ्रूणता की स्थिति उत्पन्न होती है। क्लियर। अब देखते हैं आगे, अनिषेक फलन। निषेचन के बिना फलों को विकास, अगर निषेचन की क्रिया ही नहीं होती और उस स्थिति में फलों का विकास होता है, उसको बोलते हैं अनिषेक फलन। अनिषेक फलन से उत्पन्न फल प्रायः बीज रहित होते हैं, क्योंकि इसमें जायगोट एवं भ्रूण नहीं बनता है। अनिषेक फलन में क्या होता है कि जो बीजांड का है वो डायरेक्ट फलों में क्या हो जाता है,
परिवर्तित हो जाता है, तो इसमें बीज नहीं होता है, बीज नहीं पाए जाते हैं, जायगोट नहीं पाए जाते हैं। जैसे केला है ना, और क्या बोलते हैं नाशपाती, इन लोगों में बीज नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होता है देखते हैं। अनिषेक फलन भी 3 प्रकार का होता है। पहला है अनुवांशिक अनिषेक फलन। अनुवांशिक मतलब क्या होता है, जेनेटिक, ठीक है। इस प्रकार का अनिषेक फलन जो होता है वो उत्परिवर्तन या प्रसंकरण के कारण, पौधों के जीन संगठन में बदलाव के कारण होता है, ठीक है। इसको अनुवांशिक क्या बोलना चाहिए, उत्परिवर्तन होता है। मतलब अचानक से वातावरण में चेंजेस आते हैं, तो अचानक से चेंजेस के कारण क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, चेंजेस आता है, बीजांड में भी चेंजेस आता है ना। तो उससे क्या होता है, अचानक उनके संगठन में, जेनेटिक संगठन में बदलाव हो जाता है, जिस कारण इसे प्राकृतिक अनिषेक फलन भी कहते हैं। जैसे केला, संतरा, अनानास, अंगूर, सेब, नाशपाती की कुछ जातियाँ। फिर दूसरा बोल रहा है कि पर्यावरणीय अनिषेक फलन। इस प्रकार का जो अनिषेक फलन या पर्यावरणीय कारक हो, जैसे कम ताप के कारण होता है। ये क्या होता है, पर्यावरण में अगर ताप कम हो जाए या दाब कम हो जाता है तो क्या होता है, पर्यावरणीय अनिषेक फलन होता है। इसमें क्या होता है, बीजांडकाय जो होता है वो डायरेक्ट फल के रूप में विकसित कर लेता है, विकास कर लेता है। उदाहरण के लिए नाशपाती, टमाटर, जैतून। फिर तीसरा बोल रहा है रासायनिक रूप से उद्दीपित अनिषेक फलन। रासायनिक रूप से मतलब क्या होता है कि इस प्रकार के अनिषेक फलन में पादप हार्मोन जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन आदि का छिड़काव करने से उद्दीपित होता है। अलग अलग प्रकार के देखो, जो ऑक्सिन रसायन होता है, जिब्रेलिन के रसायन होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक पदार्थ बोलते हैं या फिर रसायन बोलते हैं। इन रसायनों का इसमें मौजूद फॉर्मूले का से जो दवाइयाँ बनती है, रासायनिक दवाइयाँ बनती है कृषि वाली, उसको अगर हम लोग छिड़काव कर देते हैं तो उद्दीपित, ये कैटेलिसिस का कार्य करती है। कौन, रसायन जो होते हैं जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ये लोग क्या करते हैं, ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैटेलिसिस का काम करते हैं और उद्दीपित हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अनिषेक फलन जो होता है वो रासायनिक अनिषेक फलन कहलाता है, जिससे जो बीजांडकाय हैं वो क्या होते हैं, फलों के रूप में विकसित हो जाते हैं। अनिषेक फलन का आर्थिक महत्व। इसके कारण बीज रहित फल प्राप्त होते हैं जो खाने से हमें अच्छा लगता है। अगर हम लोग अगर आप आम खाते हैं, है ना, तो आम खाने के टाइम क्या होता है कि अगर उसमें से गुठलियाँ आपको बाहर करनी पड़ती है, तो उससे क्या होता है, उसके लिए हमको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन क्या अंगूर है, अंगूर को क्या आपको मेहनत करना पड़ता है, नहीं, उसको डायरेक्ट खा लें और उसका तो छिलका भी नहीं निकालना पड़ता। वैसे नाशपाती है ना, इन सब में क्या होता है, बीज रहित होने के कारण उसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर दूसरा बोल रहा है कि ग्रीन हाउस जहाँ पर परागण करने वाले प्राकृतिक माध्यम उपलब्ध नहीं होते हैं, तो इनमें फलों का विकास इस विधि द्वारा होता है। जो ग्रीन हाउसेस बने होते हैं, जो आजकल क्या कर रहे हैं कि एक जगह पर पादपों को विकसित करने के लिए उनको वातावरण को अनुकूलित करके रखा जा रहा है और उनको विकास के लिए दिया जा रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है कि परागण के जो माध्यम होते हैं, जैसे वायु परागण, कीट परागण, हम लोगों ने जलीय परागण, ये सब परागण पढ़ा हुआ है ना, तो उसमें क्या होता है कि इन सब का परागण का जो माध्यम होता है वो ग्रीन हाउसेस में प्रेजेंट नहीं होता है। तो इस प्रकार का प्रजनन करा के, इस विधि द्वारा प्रजनन करा के हम लोग पादपों में वृद्धि और विकास कर सकते हैं। क्लियर। अब आगे देखते हैं आप लोग बीजों का प्रकीर्णन और उसका महत्व। बीजों में किस प्रकार प्रकीर्णन होता है, वायु प्रकीर्णन होगा, जंतु प्रकीर्णन होगा, जल प्रकीर्णन होगा और विस्फोटक प्रकीर्णन होगा, एक्सप्लोजिव, ठीक है। ये कैसे कैसे होता है और क्यों होता है, इसको देखते हैं। अच्छा, पहला तो ये चीज़ है कि बीज आपको पता चल गया कि बीज क्या होता है, नए पादपों की वृद्धि और विकास के लिए फलों के मध्य में बीजांडकाय से बना हुआ एक क्या बोलना चाहिए, एक कण होता है जिसको हम लोग बीज बोलते हैं। ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ये फलों के हिसाब से उनके अनुसार होता है। तो उनका प्रकीर्णन क्या होता है, डिस्पेरेसल, मतलब इसका मतलब ये होता है कि बीजों को, अगर बीज तो फल के अंदर होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका क्या बोलना चाहिए, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके नए पादप कैसे विकसित करेंगे, इसको बोलते हैं प्रकीर्णन। अगर एक लाइन में बोलेंगे तो बोल सकते हैं कि बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर नए पादपों में विकसित होना क्या कहलाता है, बीजों का प्रकीर्णन। तो इसके लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन से माध्यम द्वारा होता है, वायु प्रकीर्णन, जंतु प्रकीर्णन, जल प्रकीर्णन और विस्फोटक प्रकीर्णन। उसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से अध्ययन करते हैं। क्लियर। अब देखते हैं वायु प्रकीर्णन। वायु प्रकीर्णन में क्या होता है, मातृ पौधों से अलग होने के पश्चात फल अथवा बीजों दोनों को हवा की सहायता से मातृ पौधा से क्या करते हैं, स्थल से दूरस्थ
स्थल तक पहुंचने की क्रिया वायु प्रकीर्णन कहलाती है। देखना, फल अगर लगा होता है, मैच्योर हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, अगर हवा चलता है तो वो मैच्योर होने के बाद वो अपने डाली से टूट जाता है और क्या होता है, उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। और क्या होता है, फल जो होता है वो टूट कर नष्ट हो जाता है या फिर किसी कारणवश वो नष्ट हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जो बीज होता है वो उसको एक स्थान मिल जाता है, एक प्लेस मिल जाता है जहाँ पे वो अपना वृद्धि और विकास कर सकते हैं। ये किसके माध्यम से, वह वायु के माध्यम से उड़ के गया, इसलिए इसको बोलते हैं वायु प्रकीर्णन। क्लियर। इसके बाद क्या होता है, इसके लिए फल जो होता है अथवा बीज जो होता है वो हल्का होना चाहिए, पंखदार होना चाहिए, प्रकोष्ठ, अत्यंत रोमिल आदि लक्षणों में से किसी एक अथवा एक से अधिक का होना आवश्यक होता है। देखो, बीज क्या होगा, बीज और जो फल होते हैं अगर वो छोटे और हल्के होंगे तो उनको वायु उड़ा सकते हैं, लेकिन क्या बड़े और वजनदार होंगे तो वायु उनको उड़ा के दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं या फिर दूर तक ले जा सकते हैं, क्या नहीं। इसलिए क्या होना चाहिए, इस प्रकीर्णन में मतलब इस प्रकार के वृद्धि और विकास चाहिए होगा तो क्या होना चाहिए, जो फल होता है वो छोटा होना चाहिए और उसका बीज जो हो तो हल्का होना चाहिए, फल हल्का होना चाहिए, या फिर क्या हो, वो हवा में मतलब थोड़ा फ्लोटेबल होना चाहिए, जिससे क्या हो, वो हवा में उड़ सके, पंखदार होना चाहिए। ठीक है। इनमें से किसी न किसी एक जो लक्षण है, सिम्टम्स है, अगर उस फल में उपस्थित है तभी वायु प्रकीर्णन संभव होता है। वायु प्रकीर्णन निम्नलिखित युक्तियां अनुकूलन में पाए जाते हैं। कौन कौन से अनुकूलन में पाए जाते हैं, हल्के व सूक्ष्म बीज। ठीक है। ऑर्किड्स जो होता है वो अन्य पौधे में बीज अत्यंत सूक्ष्म होता है, धूल कण के समान होता है। इसका औसत भार क्या होता है, 24 म्यू जी तक होता है। ठीक है। और देखा गया ऐसे बीज धीमी गति से चलने वाली हवा के संपर्क में भी आने से दूर दूर तक बिखर जाते हैं। जो ऑर्किड्स का पौधा होता है उसमें क्या होता है, उसकी बहुत सारी जातियां होती हैं, उसमें बहुत सारी जातियां प्रजातियां होती है। तो ऑर्किड्स की कुछ प्रजातियों में क्या होता है, जो बीज होता है उनके फलों में वो बहुत ही धूल के कण के समान होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो अगर थोड़ा सा भी हवा पहुँचता है, थोड़ा भी हवा मिलता है तो क्या होता है, वो बहुत दूर दूर तक बिखर जाने का शक्ति रखता है। ठीक है। लगभग उसके एक बीज का जो औसत भार होता है वो क्या होता है, 24 म्यू जी होता है, 24 म्यू जी होता है लगभग ना। फिर दूसरा अनुकूलन क्या बोल रहा है कि पंखदार फल एवं बीज होना चाहिए। ठीक है। तो क्या होता है, अनेक पौधों में फल व बीज जो होते हैं वो बाहर पंख अथवा झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है। इन्हें हवा के बहाव के साथ दूर दूर तक बिखरने में सहायता करता है। उदाहरण अर्जुन, पाइनस, सिकोना, मुनगा, मैपल, मधुलता, बेटूला, पॉलीगोनम, ट्राइटोप्टेरिस आदि। देखना, अगर नॉर्मली आप लोग इन सब पौधों को तो नहीं जानेंगे, लेकिन सबसे जो कॉमन चीज़ है यहाँ पे मुनगा बोल रहा है। ठीक है। मुनगे के पौधे में क्या होता है, एक स्टिक होता है, उसमें क्या होता है, बीच में क्या होता है, बहुत सारे बीज प्रेजेंट होते हैं। तो वो बीज कैसे होते हैं, ऐसा बीज होता है और उसमें क्या होता है, ऐसा संरचना पाया जाता है, उसके ऊपर में झिल्ली नुमा संरचना है ना। तो ये झिल्ली नुमा संरचना क्या होता है, हल्का होता है और जो बीज होता है वो छोटा होता है। क्लियर। तो क्या होता है, जब भी हवा चलता है तो क्या होता है, वो उड़ के दूर स्थान तक जा सकता है। जब ये फल जो होता है वो मतलब पूरा मैच्योर हो जाता है, तब क्या हो जाता है, ये यहाँ से फट जाता है और ये जो बीज होते हैं वो उड़कर अपने इन संरचनाओं के कारण उड़ के बाहर तक दूर दूर तक पहुँच जाते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि पैराशूट प्रक्रिया। कुछ पौधों में फल अथवा बीज की सतह पर पाए जाने वाले उपांग जो होते हैं वो पैराशूट की तरह कार्य करते हैं। मतलब क्या होता है, उसमें झिल्ली नुमा संरचना या फिर ऐसा कुछ उड़नदार संरचना होता है। इसकी सहायता से क्या कहते हैं, वो लंबे स्थानों तक या लंबे समय तक हवा में तैरते रहते हैं। मतलब या तो वो पहला चीज़ वो हल्के होंगे, छोटे होंगे और उसके साथ क्या होगा, उसमें कुछ ऐसी संरचना मौजूद होगी जिसके कारण वो क्या होता है, हवा में उड़ते रहता है बहुत टाइम तक। तो इसके साथ क्या होता है, वो दूर दूर तक स्थानों में पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पैराशूट प्रक्रिया। ठीक है। इसकी सहायता से पहुंचाने वाले संलग्न रूपांतरण अथवा उपांग कौन कौन से होते हैं देखते हैं। मतलब कौन कौन सी कैसी कैसी संरचनाएं पाई जाती है जिसके कारण जो बीज होते हैं वो बहुत टाइम तक हवा में लटके हुए होते हैं। क्यों लटके हुए होते हैं वो देखते हैं। तो मतलब उसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। पहला है पेपस। पेपस क्या है, कंपोजिटी कुल के अधिकांश जो पौधे होते हैं उसमें क्या होता है, बाह्य दल के रूपांतरित होकर पेपस का निर्माण करते हैं। बाह्य दल पुंज जो होता है ना, दल पुंज होता है, बाह्य दल पुंज हो जाता है। जो कंपोजिटी कुल के पौधे होते हैं ना उसमें जो बाह्य दल पुंज होते हैं वो क्या होते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है उसमें और क्या करता है, पेपस का निर्माण करता है। ये छाते को खोलकर बीज को हवा में तैरने के लिए सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं। उदाहरण ट्राइडेकस, ट्रेजिटिस, डेंडेलियन आदि।
ठीक है। फिर दूसरा बोल रहा है कि बीजावरण पर पाई जाने वाली रोमिल रचनाएं। बीज आवरण, बीजों के ऊपर जो आवरण होता है उसको बोलते हैं बीजावरण। आपको तो पहले ही पता है। तो देखते हैं कौन कौन से पौधे में रोमिल संरचनाएं होती है। रोमिल मतलब क्या होता है, ऐसे धागे नुमा, पतले पतले धागे नुमा रेशे नुमा संरचना होता है बीजों के ऊपर में, उसके अध्यावरण के ऊपर में, सीड कोट के ऊपर में। उसको क्या बोलते हैं, बाल के टाइप के पतले पतले छोटा छोटा बाल रोमिल बोलते हैं उसको, या फिर धागे नुमा संरचना भी पाए जाते हैं। तो क्या होता है, ये क्या होता है, आँख के पौधे के जो बीजों होते हैं ना उनमें भी पाए जाते हैं। तो बीजों को क्या करते हैं, उनमें में सहायता करते हैं। इन रोमों को कोमा कहा जाता है। हम लोग इसको इस साइंटिफिक मतलब साइंस के भाषा में, विज्ञान की भाषा में हम लोग क्या बोलेंगे, इन रोमों को कोमा बोलेंगे। कपास के बीज में भी रोम पाए जाते हैं, आँख के बीज में रोम पाए जाते हैं, ठीक है। परंतु ये एपिडर्मल कोशिकाओं में जो आँख के बीज में पाए जाने वाले रोम बीजावरण होते हैं, जो टेस्टा होते हैं ना, बीजावरण टेस्टा। आँख के पौधे में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे मात्रा में होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो कपास का पौधा होता है वो एपिडर्मल कोशिकाओं की अतिवृद्धि हो जाता है, जिसमें उसके ऊपर रोम प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या होता है, ये ज़्यादा देर तक हवा में उड़ नहीं सकता है, ठीक है। फिर है तीसरा बोल रहा है रोमिल चिर स्थायी वर्तिका। चिर स्थायी मतलब क्या होता है, परमानेंट, ठीक है। टेम्परेरी और परमानेंट आप लोग समझते हैं। टेम्परेरी का मतलब होता है कुछ समय के लिए, परमानेंट का मतलब होता है कि जन्म से मृत्यु तक, मतलब शुरू से अंत तक, जब तक वो चीज़ नष्ट ना हुआ हो उसको बोलते हैं चिर स्थायी अवस्था या परमानेंट, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, क्लीमेटिस एनीमोन नार्वेलिया जो आदि पौधे होते हैं ना, उनके फलों में निर्माण भी चिर स्थायी वर्तिका लगी रहती है। मतलब जो वर्तिका होता है ना, वर्तिकाग्र के ऊपर जो वर्तिका होता है वो क्या होता है, लगा होता है। तो ये अत्यंत रोमिल होने के कारण फल को दूर तक पहुंचाने में सहयोग करता है। जो ये वर्तिका प्रेजेंट होता है ना, परमानेंट प्रेजेंट होता है, मतलब ये झड़ता नहीं है। तो ये क्या करता है, इसमें बहुत सारी रोमिल संरचनाएं होती है, जिसके कारण क्या होता है, वो फलों को दूर तक पहुँचने में सहयोग करता है। फिर देखते हैं गुब्बारे नुमा उपांग। गुब्बारे नुमा मतलब बलून। आप लोगों ने फुग्गा बलून देखा है, उसमें क्या होता है, फाइसेलिया, कार्डियोस्पर्म आदि जो पौधों के फल होते हैं ना, उसके चारों ओर क्या होते हैं, गुब्बारे नुमा संरचना पाई जाती है। फल तथा बीज को परिपक्व होने के पश्चात मातृ पौधे से अलग कर देते हैं। जब फल होता है ना या फिर जो बीज होता है वो परिपक्व, पूर्ण मैच्योर हो जाता है, पक जाता है, तब क्या करता है, ये जो क्या बोलना चाहिए, बलून नुमा संरचना होता है, गुब्बारे नुमा संरचना होता है, वो फलों को किससे अलग कर देता है, मातृ पौधों से। मतलब जिस पौधे में वो फल लगा हुआ होता है उसको दूर तक विकिरणित होने में सहायता करता है। फिर है वेलनी प्रक्रिया। वेलनी मतलब होता है रोलिंग। आप लोग बेलन देखे होंगे अपने घर में, उस टाइप का प्रक्रिया होता है। इसमें क्या प्रक्रिया देखते हैं, ठीक है। वेलनी, बेलन, जिसको रोलिंग भी बोलते हैं। क्लियर। अनेक पौधों फलों में बीज में प्रकीर्णन की मजेदार प्रक्रिया पाई जाती है, जिसमें एमेरेंथस जो आदि वार्षिक पौधों क्या होता है, जब पौधे में क्या होता है, पौधे का जो फल परिपक्व हो जाता है, पूर्ण विकसित हो जाता है, तब क्या होता है, जो फल लगा होता है ना, वो फल अगर पूर्ण विकसित हो जाता है तो जो पूरा पौधा होता है ना वो सूख जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो हवा का, जब हवा चलता है ना तो ये क्या होता है, इधर उधर लुढ़कने लगता है। कौन, संपूर्ण पौधा, ठीक है। फिर क्या होगा, जो संपूर्ण पौधा लुढ़कने लगा, जब वो सूख गया तो जिससे वो क्या होगा, ज़मीन में घिसने लगेगा। भाई उड़ेगा तो ज़मीन में पहुँचेगा, और ज़मीन में पहुँचने के बाद वो हवा जब चलते जाता है तो वो घिसने लगता है, तो जिससे क्या होता है, वो इधर उधर उसका जो बीज होता है वो बिगड़ जाता है। ये किस में होता है, काली टेन्यूफोलिया में, शाखाओं में, फल में पाया जाता है, ठीक है। ये गोल गेंद के समान हो जाती है। यह मातृ पौधे से अलग होकर हवा की दिशा में बहुत दूर तक प्रकीर्णित हो जाती है। नमी तथा जल के संपर्क में आने पर ये शाखाएं, देखो ये जमीन में लुढ़क रही है, अगर जमीन सूखा है तो ठीक है, फिर लेकिन अगर नमी या फिर जल आ जाता है तो ये क्या होती है, शाखाएं खुल जाती है तथा बीज भूमि के संपर्क में आकर अंकुरित हो जाते हैं। वो जमीन में ही वो बीज दब जाता है और क्या होता है, अंकुरित हो जाता है। उदाहरण के लिए एनोस्टिकिया, हाइरोकुंटिका आदि। आप देखते हैं स्पंदन या सेंसर प्रक्रिया। नेक्स्ट है स्पंदन या सेंसर प्रक्रिया। क्लियर। यह प्रक्रिया जो होता है वो छिद्रित स्फुटन प्रदर्शित करने वाले फलों में पाया जाता है। छिद्रित स्फुटन मतलब क्या होता है, अगर कोई फल है तो उसके चारों ओर क्या होता है, छिद्रित पोर्स जो होते हैं, छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, वो होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो कैप्सूल होता है वो फल में छिद्र में बन जाते हैं। तो जिसके बाद
क्या होता है, देखो छिद्र है, तो फिर वो हवा में जब उड़ेगा उसका फल तो क्या होगा, तो उसका छिद्र दिशा में, जिस दिशा में जाएगा वहाँ पे क्या होगा, वो छिद्र खुलते जाएगा और उसमें से बीज जो होगा वो उसका कुछ कुछ हिस्सा गिरते जाएगा। क्लियर? ये वही चीज़ हो गया। अब देखते हैं जंतु प्रकीर्णन। ठीक है, जंतु प्रकीर्णन क्या होता है, अनेक पौधों में फल तथा बीज का प्रकीर्णन जंतुओं के द्वारा भी होता है। तो कैसे कैसे होता है वो देखते हैं आगे। जुड़ाव हेतु फलों तथा बीज की सतह पर विभिन्न प्रकार के नुकीले उपांग पाए जाते हैं, जो जंतुओं के शरीर में कुछ जंतु जैसे टच कर लिए उसके बाद जैसे ऐसा छेद वो कांटेदार संरचना होता है वो जंतुओं के शरीर में पड़ जाता है। उस वजह से क्या होता है, वो फल, अब वो जंतु जहाँ जाएगा वहाँ तक जाएगा वो, उसके बाद वहाँ पे कहीं पे जाके वो गिर जाएगा और गिरने के बाद वहाँ पे अंकुरण प्रारंभ कर देता है। तो उदाहरण के लिए देखते हैं सूख, बियर्ड जिसको बोलते हैं, बियर्ड किसको बोलते हैं हम लोग, दाढ़ी को बोलते हैं ना। तो वैसे क्या होता है, घास के कुछ पौधों में क्या होता है, सूख पाया जाता है। वो क्या होता है, किसी भी जंतु में या फिर कपड़े में चिपक जाता है। इसकी सहायता से जंतुओं के शरीर में चिपक जाते हैं, जैसे कि धान, गेहूँ आदि का। हुक व कांटे, गोखरू व इस टाइप के जो पौधे होते हैं ना, उसमें क्या होते हैं कि फलों के ऊपर सीधा हुक के समान वो फंस जाता है। उसके बाद क्या होता है, इनकी सहायता से वो जंतुओं के शरीर में, हुक जो होता है ना, कुछ पौधों में हुक के रूप में संरचना पाई जाती है जो जंतुओं के शरीर में चिपक जाती है। उसके बाद वो दूर तक जाकर क्या हो जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है। चिपकन ग्रंथियाँ, स्टिकी ग्लैंड्स, कुछ पौधों के फलों के चारों ओर चिपचिपे रोम या उभार पाए जाते हैं। चिपचिप करता है। कुछ पौधे जो होते हैं, जो फल होते हैं, वो क्या होता है, जंतुओं से चिपक कर विकृत हो जाते हैं, जैसे कि पाइसोनिया, लीनिया, प्लम्बेगो आदि। अब देखते हैं कुछ जंतुओं के द्वारा हो गया। अब आकर्षक फल देखते हैं। ठीक है, जंतुओं के माध्यम से ही होता है ये भी। कुछ पौधों जैसे 1 फुट का टिंडा जो होते हैं, इसमें क्या होता है, बहुत ही आकर्षक होते हैं। इससे क्या होता है, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान में पकड़ कर ले जाता है। फिर क्या होता है, खाद्य फल, या जो पौधों में जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जो फल स्वादिष्ट होते हैं, खाने वाले होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग क्या क्या खाते हैं, आम खाते हैं, अमरूद खाते हैं, पपीता, सेब, इन सब फलों को खाते हैं। तो उसका क्या करते हैं, बीजों का उपयोग हम लोग फेंक देते हैं या फिर पक्षियों रख देते हैं कहीं पर भी, तो पक्षियाँ उड़ा के ले जाती है, या फिर वो खुद हवा में उड़कर पहुँच जाते हैं, या फिर हम लोग खुद उसको ज़मीन में डाल देते हैं तो वो क्या होता है, अंकुरित करने लगता है। लेकिन क्या होता है, एक और चीज़ होता है कि अगर उस बीज को अगर खा लेता है जंतु, तो वो क्या होता है, कड़ा होता है, तो वो क्या होता है, उसके मल के साथ निकल जाता है ना। तो मल के साथ भी निकलने के आते हैं, तो इस प्रकार भी बीज दूर दूर तक फैल जाते हैं। फिर तीसरा बोल रहा है जल प्रकीर्णन। प्रकीर्णन की यह विधि जलीय पौधों में पाई जाती है। ठीक है, अब जल का प्रकीर्णन कहाँ पे होगा, जलीय पौधों पे होगा। क्यों? क्योंकि जलीय पौधों के जो बीज होते हैं वो कैसे प्रकीर्णित होते हैं देखते हैं। तो क्या होता है कि इन पौधों के फल जो बीज, जल की धारा जब आती है ना, लहरें जब आती है नदियों में, तालाबों में, तो क्या होती है, वो अपने धारा की दिशा में क्या करते हैं, फल को बहाकर ले जाते हैं। उसके बाद वो क्या होता है, किसी तटीय स्थान पर जाकर वो रुक जाता है, या फिर किसी स्थान जहाँ पे क्या होता है, जो उसको अंकुरण करने के लिए अनुकूलित लगता है, उस स्थान पर जाके वो रुक जाता है और वहाँ पे क्या करता है, स्थलीय पौधों में भी यह प्रक्रिया पाई जाती है। मतलब क्या होता है कि जल की धारा के साथ चला जाता है वो फल, उसके बाद क्या होता है, वो जो बीज होता है वो प्रकीर्णित हो जाता है दूर तक। पहला चीज़ हो गया। फिर दूसरा चीज़ क्या होता है, समुद्री तटों में या फिर तालाबों और नदियों के तट साइड में जो किनारों में पौधे होते हैं ना, उनके भी जो बीज होते हैं वैसे ही उड़ के या फिर जल के माध्यम से उड़ के जल में जाएंगे और जल के माध्यम से वो दूसरे दूरस्थ स्थानों में पहुँच जाते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है कि जल परागण हेतु विशेष युक्ति, जैसे नारियल आदि के मध्य फल बीती को रेशेदार, उसे क्या होता है कि वो जल धारा के साथ पहुंचकर दूर दूर स्थानों तक प्रकीर्णित हो जाता है और नए पौधों में जन्म ले लेता है, विकास कर लेता है। ठीक है, फिर आगे चौथा जो हम लोग का प्रकार था प्रकीर्णन का, बीजों के प्रकीर्णन का, वो क्या है, विस्फोटक प्रकीर्णन अथवा स्वयं प्रकीर्णन। इसमें ये बोल रहा है कि फल जो अब बीज होते हैं वो स्वतः ही आंतरिक बल के कारण अंदर से फोर्स लगाते हैं, आंतरिक बल होने के कारण होने वाला प्रकीर्णन विस्फोटक प्रकीर्णन अथवा ऑटो कैरी अथवा यांत्रिक प्रकीर्णन कहलाता है। इस हेतु पौधों में पाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण युक्तियाँ कैसे निम्नलिखित है, देखते हैं। जो कुछ पौधों में क्या होता है, कुछ पौधों के फलों के बीजों में क्या होता है, जो बीज होते हैं वो आंतरिक फोर्स लगाते हैं। जब वो मैच्योर हो जाते हैं, जब उनको बाहर निकल के अंकुरण करना होता है, तो क्या कहते हैं, इंटरनल फोर्स लगाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग को उठना है तो हम लोग स्वयं से इंटरनल फोर्स लगा के उठते हैं, हमको कोई ऐसे पकड़ के उठाता तो है नहीं। वैसे ही क्या करते हैं कि जो बीज होते हैं उनको भी अगर अंकुरण करने
का समय आ जाए रहता है वो क्या करते हैं, इंटरनल फोर्स लगाते हैं फलों के ऊपर और क्या होते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं। वो कैसे कैसे होते हैं देखते हैं। एकेंथेसी कुल के पौधे जैसे रूएलिया ट्यूबरोसा जो होते हैं, खलक अथवा जैकुलेटर नामक रचना पाई जाती है। ये मुड़े हुए अंकुश के समान होते हैं, ये बीज को दूर तक फैला देते हैं। फिर दूसरा है जेरेनियम या अरंडी के जो फल होते हैं वो झटके के साथ फट जाते हैं और बीजों को दूरी तक फैला देते हैं। वैसे ही क्या होता है, मटर, मूली आदि के फलों में भी उसी प्रकार का प्रकीर्णन पाया जाता है। ये फिर बोल रहा है कि कुबेर बाल्सम का जो फल होता है वो कैप्सूल प्रकार का होता है। कैप्सूल मतलब क्या होता है, ऐसा गोल टाइप का संरचना, कैप्सूल टाइप का संरचना होता है। जब वो पकता है तो उसमें क्या होता है, उसका जो वॉल्व होता है वो फट जाता है, ठीक है। और वॉल्व के फटने से वो बीज जो होता है वो मुड़कर बाहर निकल जाता है, उड़कर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये क्या होता है, बाहुनिया जो वहलाई नाम का पौधा होता है वो फल भित्ति के सूखने पर, जो उसका फल भित्ति होता है ना वो सूख जाता है। जब फल मैच्योर हो जाता है तो फल भित्ति क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो उसका जो फली होता है वो एक जोरदार आवाज़ के साथ फटता है वातावरण में अपने इंटरनल फोर्स के कारण ही, और जिससे उसके बीज जो होते हैं वो दूर तक बिखर जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने आपके पाठ्य पुस्तक में पार्ट 2 के सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। अब आपको उसमें से कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग कुछ सिद्धांत के बारे में जानकारियाँ देते हैं, या फिर कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द है उसके बारे में हम लोग एक बार देखते हैं, ठीक है। इससे हम लोग छोटे छोटे परिभाषाओं के तौर पर इसको जान सकते हैं। ये आपके आगे के लिए, आगे जो कंपटीशन एग्ज़ाम दिलाएंगे आप आगे पढ़ाई के लिए 12th के बाद, उसमें ये सारी चीज़ें काम आएंगी। पहला चीज़ है ऑटोगेमी, पहला सिद्धांत है ऑटोगेमी। इसे क्या बोलते हैं, स्वपरागण भी कहते हैं। ऑटोगेमी, स्वपरागण जब हम लोग पढ़ रहे थे तो स्वपरागण की क्रिया जो होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी। इसमें क्या होता है, कोई पुष्प अपने ही परागकणों के द्वारा निषेचित हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरा है एंथोलॉजी, क्लियर। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है एंथोलॉजी कहलाता है, जिसमें संपूर्ण पुष्पों के बारे में पढ़ा जाता है, संपूर्ण पुष्पों के बारे में जानकारी एकत्रित किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उस पढ़ाई को हम लोग क्या बोलेंगे, वनस्पति विज्ञान में एंथोलॉजी के नाम से जानेंगे। फिर है एलोगेमी, ये इस सिद्धांत में क्या बोल रहा है कि इस पे परपरागण या जीनोगेमी भी कहते हैं। परपरागण की क्रिया क्या होती है कि एक पुष्प का परागण दूसरे पौधे के पुष्प को जाकर निषेचित करता है, इसको क्या बोलते हैं, एलोगेमी बोलते हैं, जीनोगेमी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, परपरागण की क्रिया बोलते हैं। जैसे अगर आपको क्वेश्चन देता है कि परपरागण की क्रिया को समझाइए, तब तो आप समझा सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन को घुमाने के लिए क्या किया जाता है, एलोगेमी बोल सकते हैं या फिर जीनोगेमी के थ्रू भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें से पूरे परपरागण की जो प्रक्रिया है उसको समझानी है, ठीक है। फिर है एपोस्पोरी, बीजाणुजनक पौधे पर युग्मोद्भिद पौधे का विकास होना एपोस्पोरी कहलाता है। बीजाणुजनक वाला जो पौधा होता है ना उसमें युग्मोद्भिद का जो विकास होता है उसको क्या बोलते हैं, एपोस्पोरी। एपोगेमी क्या है, युग्मकों का निर्माण एवं सायुज्यनों के बिना युग्मोद्भिद से बीजाणुद्भिद का विकास। जो गैमेट्स होते हैं ना, युग्मकों का निर्माण व सायुज्यन हुआ, मतलब युग्मकों का निर्माण मतलब क्या हो गया, गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो दोनों में संलयन कैसे होगा, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स में। लेकिन इन दोनों की क्रिया नहीं होने के पश्चात क्या होता है, युग्मोद्भिद से बीजाणुद्भिद का जो विकास होता है उसको क्या बोलते हैं, एपोगेमी बोलते हैं। फिर है नेक्स्ट है डाइकोगेमी, किसी पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र का अलग अलग समय में परिपक्व होना क्या होता है, डाइकोगेमी कहलाता है। पुष्प में परागकोश क्या होता है, जहाँ पे परागकण प्रेजेंट होता है। वर्तिकाग्र क्या होता है, जो अंडाशय के ऊपर में, बीजांड के ऊपर में प्रेजेंट होता है। तो दोनों का अलग अलग समय में परिपक्व होना, दोनों का अलग अलग समय में मैच्योर होना क्या कहलाता है, डाइकोगेमी। फिर है डिक्लाइनी, किसी पौधे में नर या मादा पुष्पकों का पाया जाना। डिक्लाइनी मतलब होता है, अगर हम लोग इसको द्विलिंगी भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको द्विलिंगी भी बोल सकते हैं। हम लोग द्विलिंगी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि द्विलिंगी क्या होता है, जिसमें नर पुष्प और मादा पुष्प एक साथ प्रेजेंट होते हैं, एक ही पौधे में प्रेजेंट होते हैं, इसको डिक्लाइनी भी बोल सकते हैं। तो आप लोग नाम में कन्फ्यूज नहीं होंगे, डिक्लाइनी या फिर द्विलिंगी पौधा एक ही होता है, क्लियर। फिर है हॉकोगेमी,
ठीक है। हर्कोगेमी, हर्कोगेमी में क्या बोल रहा है कि परागकोश एवं वर्तिकाग्र के मध्य प्राकृतिक रुकावटें उत्पन्न होने के कारण स्वपरागण जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। एक ही पौधे में क्या होता है, नर परागकण उपस्थित होता है और क्या होता है, मादा जननांग भी प्रेजेंट होता है, मतलब वर्तिकाग्र भी प्रेजेंट होता है। तो उन दोनों के बीच में प्राकृतिक अवरोधन आता है, चाहे वो हवा के मतलब प्राकृतिक ताप दाब प्रकाश किसी के कारण भी आ सकता है। तो जो स्वपरागण की क्रिया होती है वो बंद हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है। इसको क्या बोलते हैं, हर्कोगेमी। फिर है हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली सिद्धांत क्या बोलता है कि पुष्पों में भिन्न भिन्न लंबाई वाले वर्तिकाग्र एवं पुष्पपुंकेसर का पाया जाना। देखो सारी संरचनाएं एक समान तो नहीं हो सकती, कुछ कुछ पौधों में एक समान होती है और कुछ कुछ पौधों में अलग अलग होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोस्टाइली। फिर है मिर्मेकोकोरी। चींटियों के द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है, मतलब चींटियों जैसे पीली कटीरी का पौधा होता है उसमें क्या होता है, बीजों को चींटियां पकड़ के ले जाती है और दूसरे स्थान पर लगा देती है। इसको क्या बोलते हैं, मिर्मेकोकोरी। फिर है मेटाजीनिया, वह प्रक्रिया जिसमें परागकण बीजावरण या भ्रूण के बाहरी भाग को क्या करता है, दूसरे स्थान पर ले जाता है। फिर है मीजोगेमी, अध्यावरण के द्वारा परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। अध्यावरण जो होता है ना, बाह्य अध्यावरण इंटिग्यूमेंट्स बोलते हैं, उसके द्वारा परागनलिका का जो होता है ना, परागनलिका जिसमें परागकण होते हैं उसको बीजांड में प्रवेश कराने की क्रिया कहलाती है मीजोगेमी। पॉलीएम्ब्रियोनी, एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूणों का पाया जाना क्या होता है, पॉलीएम्ब्रियोनी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था बहुभ्रूण होता, उसको बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। पार्थिनोकार्पी, इसमें क्या होता है, निषेचन के बिना फलों का विकास हो जाता है, निषेचन की क्रिया नहीं होती और फलों का विकास हो जाता है। इसमें क्या होता है, बीज रहित होता है, इस बीज रहित होता है ना, हमने अभी पढ़ा है कि क्या होता है, बीज रहित होता है बिना निषेचन के जो पौधा वृद्धि होता है। फिर है सिनगेमी, नर एवं मादा युग्मकों का संयोजन होना। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स में जो संलयन होता है उसको क्या बोलते हैं, सिनगेमी। स्पर्मोलॉजी, पौधों के बीजों का अध्ययन संबंधित विज्ञान। पौधों में जितने भी बीज पाए जाते हैं, जितने भी प्रेजेंट होते हैं, उनका जब हम लोग अध्ययन करते हैं अलग से, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मोलॉजी। फिर है टेपिटम। टेपिटम क्या होता है, परागकोश के अंदर उपस्थित पोषक कोशिकाओं का स्तर। जो परागकोश होता है ना, उसमें हम लोग जो परागकण को पोषक और खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टेपिटम। फिर है विविपेरी, फलों के अंदर बीजों का अंकुरण होना। फल जो होते हैं उसी के अंदर ही बीजों का अंकुरण होने लगता है, जबकि फल जो होते हैं जनक पौधे से क्या होते हैं, भ्रूणों का होना क्या होता है, विविपेरी कहलाता है। ठीक है। जेनिया, भ्रूणपोष पर परागकणों का प्रभाव। भ्रूणपोष पर परागकण जो होते हैं उसका प्रभाव होता है, उसको बोलते हैं जेनिया। तो इस क्या बोलते हैं, पुष्पीय पादपों में जो लैंगिक प्रजनन होता है उसको समझने के पश्चात हम लोग ने उनके प्रजनन प्रकीर्णन, बीजों के बारे में, फलों के बारे में क्या किया, पूरा बीजांड, पुंकेसर, पूरे बाह्य दल सारे पुष्पों के पूरे अध्ययन करने के बाद हम लोग इस सिद्धांत का अध्ययन किया। इसके पश्चात हमारा जो ये पार्ट है वो समाप्त होता है। इसमें भी जितने भी डाउट्स थे, जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है।